Hello, my dear students, and welcome back to your channel. This is me, your physics mentor Aditi. आपके जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं वो फाइनली एंड हो चुके हैं और उसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को कवर किया था, सारी चीज़ों को पढ़ा था, एमसीक्यूज किए थे, सारी चीज़ें ए टू जेड की थी। ठीक है, आई होप आपके जो रिजल्ट आएंगे वो भी बहुत ही अमेजिंग आने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर जो था वो बेसिकली आपका एमसीक्यू पैटर्न पे था और वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है आपके सेमेस्टर फिफ्थ की, और फिफ्थ सेमेस्टर में आपको क्या चीजें पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सी यूनिट्स पढ़नी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है और किस तरह से हम चीजों को पढ़ने वाले हैं, आज का जो सेशन है वो इसी के बारे में है। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। तो आपने फोर्थ सेमेस्टर में देखा जिस तरह से हमने पहले पढ़ा कि पहले हमने टॉपिक को पढ़ा, थ्योरी को समझा और उसके बाद हमने क्या किया, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसके पीवाईक्यूज देखे कि किस तरह से हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने की थी और बहुत ही अच्छा आपका पेपर गया होगा। ठीक है, अब बातें शुरू करते हैं और फिफ्थ सेमेस्टर में सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो इस पर होगी कि हमारे पेपर का नाम क्या है। ठीक है, पेपर का नाम क्या है जो फिजिक्स सेमेस्टर नंबर फिफ्थ में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पेपर का नाम है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में भी आपने दो पार्ट में करके चीजों को पढ़ा था, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, यहाँ पर भी आपके दो पेपर्स ही होने वाले हैं। ठीक है, पहला तो क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, एक और पेपर है सेमेस्टर नंबर फिफ्थ में, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर कैसे चीजें होंगी, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है बेसिकली, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इसके आपको पार्ट ए में यूनिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, पार्ट ए में। और क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हो गई। अगर मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करूं तो पार्ट बी में जितने आपको यूनिट दिखने वाले हैं वो सारे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड होंगे, कनेक्टेड होंगे। आ रही है बात समझ में? तो हमें समझ में आ गया कि जो पार्ट ए है वो बेसिकली किस पर फोकस्ड है, क्लासिकल मैकेनिक्स पर, और जो पार्ट बी है हमारा उसमें हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने बहुत सारी चीजों को हम बेसिकली पढ़ कर आए होते हैं अपने 11th और 12th में। ठीक है, जैसे जितनी भी आपने न्यूटन से रिलेटेड न्यूटन से जितनी भी मैकेनिक्स आपने पढ़ी है वो सब किसके अंडर में आ रही है, क्लासिकल मैकेनिक्स के। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स का ही वो पार्ट होती है। ठीक, अब पार्ट ए में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको बेसिकली 4 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यूनिट 1, 2, 3, 4 पार्ट ए में, मतलब पार्ट ए में बेसिकली आपको 4 चैप्टर्स क्लियर करने हैं। ठीक है, 4 चैप्टर्स करने हैं। और पार्ट बी में जो कि आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का है इसमें भी आपको 1, 2, 3, 4 मींस 4 चैप्टर इसमें भी आपको पढ़ने होते हैं, 4 यूनिट से आपको डील करना होता है। ठीक है, अब पार्ट ए की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट ए में हमें क्या चीजें पढ़ना है, किस तरह से हम पढ़ेंगे, कौन सी बुक फॉलो करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है, ये सारी चीजें मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगी। ठीक है, तो और आपको किस तरह से अपने न्यूमेरिकल्स को लगाना है, कौन सी थ्योरी को किस बुक से उठाना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इसमें बातें होने वाली हैं। ठीक है, बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में जो सबसे पहला टॉपिक है आपका पार्ट ए। ठीक है, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 की मैं बात करूं तो आपको लिखा दिख रहा होगा कांस्टेंट मोशन के बारे में बातें करना है। ठीक है, कांस्टेंट मोशन से ही हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक है वो यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में बात करूं तो आप लैग्रेंजियन फॉर्मेशन फॉर्मूल्स की बात करोगे। थर्ड में मैं बात करूं तो आप हैमिल्टोनियन लिखना सीखोगे कि किस तरह से हम हैमिल्टोनियन लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट में आप बात करोगे कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, किस तरह से हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। ये तो बात हो गई आपके यूनिट्स के नाम की। अब यूनिट्स के अंदर हमें क्या चीजें पढ़नी है इसके बारे में देखते हैं।
देखो सबसे पहला जो आपके सामने दिख रहा है आपको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 कांस्टेंट मोशन के नाम से आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। सो आपको इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स, ठीक है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन समझना है और एग्जांपल्स किस तरह से हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके बारे में बातें होनी है, ठीक है। थर्ड स्टेज में आ जाते हैं, उसके बाद आपको पढ़ना है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है, किस तरह से हम इसे डील करने वाले हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी चैप्टर में कांस्टेंट सिस्टम पढ़ोगे, फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट पढ़ोगे, कांस्टेंट मोशन पढ़ोगे और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इस बात पर ध्यान देना है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जनरलाइज्ड नोटेशन एंड रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। एक बात और, आपके 5th सेमेस्टर में जो आपके पेपर होने वाले हैं वो डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं, मींस आपको जो 28 पेजेस की कॉपी मिलेगी उसमें प्रॉपर लिखना होगा कि किस तरह से चीजें हैं, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन और जितनी भी चीजें हैं, मतलब डेरिवेशन है, उसकी स्टेटमेंट है, क्या वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है, इसके सब के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। अभी तक क्या था, एमसीक्यू था, आप 1 रात पहले पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाते थे, लेकिन अब ऐसी कंडीशन हमारे सामने नहीं है। अब हमें क्या करना है, प्रॉपर चीजों को लिखना है, ठीक है। प्रॉपर चीजों को लिखना है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें एक एक टॉपिक जो है वो हमारा एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको सीक्वेंस में लिख सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस में लिखने के लिए और चीजें अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंटली क्या करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है। जब आप कंसिस्टेंट हो के इन चीजों को समझोगे ना तो बहुत ही आसानी से अपने कॉपी में लिख सकते हो। लेकिन अगर 1 रात पहले, 1 हफ्ते पहले ये चीज सिलेबस करने बैठोगे और जब आपको पूरा थ्योरी का पेपर लिखना है तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेमेस्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि आपको शुरू से ही मेहनत करते हुए चलना है, शुरू से ही आपको हार्डवर्क करते हुए चलना है। नोट्स बाद में नहीं बनाएंगे, जब देखेंगे लेक्चर उसी टाइम आप अपना नोट्स प्रिपेयर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। हार्डवर्क करना है लेकिन कंसिस्टेंट होकर करना है कि हमें चीजें जब मुझे कॉपी मिले तो मुझे भूले ना, मुझे डेरिवेशन ना भूले, सारी चीजें क्या रहे एक सीक्वेंस में बहुत ही बेहतर तरीके से रहें, ठीक है। आ जाते हैं अपने यूनिट नंबर 2 में। फिर लैग्रांजियन का हमें फॉर्मूलेशन करना है, तो सबसे पहले जो चीज हम देखने वाले हैं वो क्या होगा, लैग्रांजियन फॉर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है। जैसे ही आप कांस्टेंट मोशन को कंप्लीट करोगे, ठीक है, हम सेकंड यूनिट में प्रोसीड करेंगे और पढ़ेंगे कि हम लैग्रेंजियन बेसिकली कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है ना, उसमें हम लोग बेसिकली पहले क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक लैग्रेंजियन है और एक आपका 3rd यूनिट में दिया है हैमिल्टोनियन। इन्हीं दोनों के बारे में हमको पढ़ना होता है और लास्ट तो आपकी सेंट्रल फोर्स की यूनिट है, ये तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बेसिकली आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो 3 में ही अच्छे से डील हो जाएगा, ठीक। तो आप लैग्रेंजियन में क्या पढ़ोगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम पढ़ोगे, फिर लैग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ोगे, नो डेरिवेशन। चलो यहाँ पर तो बहुत अच्छी चीज है, लिख दिया है कि आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो खुश रहो, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिसमें आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, वो लिख के दे दिया है कि नहीं डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो कंपैरिजन ऑफ न्यूटोनियन एंड लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि किस तरह से न्यूटोनियन और लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन जो है उसका हमें कंपैरिजन करना है कि किस तरह से आपका न्यूटोनियन होता है और किस तरह से आपका लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपके किसकी बात, कंपैरिजन की बात। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट
एंड कंजर्वेशन लॉ। अब कंजर्वेशन लॉ के आगे भी लिखा है विथ प्रूफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ काइनेटिक फंक्शन इंक्लूडेड। देखो जहां पे जो चीजें हैं उसके ही रिगार्डिंग हम काम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नो डेरिवेशन, अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन नहीं है कि इसमें डेरिवेशन करना है, लेकिन यहाँ पर जब कंजर्वेटिव लॉज पढ़ेंगे तो वहां पे प्रूफ बताया जाएगा और प्रॉपर्टीज बताई जाएगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन की। आई होप आपको जो आइडिया मैं बता रही हूँ वो सारी चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं। और सिंपल एग्जांपल बेस्ड ऑन लैग्रैन्जियन फॉर्मूलेशन, और जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं उसको हम करेंगे, उसके लिए हम लैग्रैन्जियन लिखेंगे, ठीक है। लैग्रैन्जियन की वैल्यूज लिखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 पर, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में क्या चीजें हैं, तो थर्ड यूनिट में हैमिल्टोनियन का फॉर्मेशन करने वाले हैं, फॉर्मुलेशन करेंगे हम किसका, हैमिल्टोनियन का। जिस तरह से आपने लैग्रैन्जियन को समझा, ठीक है, उसी तरह से आपका हैमिल्टोनियन की भी हम बातें करेंगे, ठीक। यहां देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, तो फेज स्पेस के बारे में बात करना है, ठीक है। फेज स्पेस बात करना है, हैमिल्टोनियन फॉर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। अभी आपने देखा था कि आपने लैग्रैन्जियन पढ़ा था, किसके लिए, लैग्रैन्जियन कंजर्वेटिव के लिए भी और नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी, ठीक है। इसी तरह से आप क्या पढ़ोगे, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन किसके लिए, तो कंजर्वेटिव के लिए और नॉन कंजर्वेटिव के लिए, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन की हम बात करेंगे। देखो सबसे जरूरी है ना, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ो तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस जब समझोगे तभी तुमको एक्चुअल में समझ में आएगा कि टॉपिक कह क्या रहा है हमसे, ठीक है। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हम थियरीज तो पढ़ ले जाते हैं पूरी, लेकिन हमें यही नहीं पता कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक। इसीलिए आपके सिलेबस में वो मेंशन कर दिया है कि आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस को क्या करना है, समझना है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझना है, ये बात इसमें मेंशन कर दी गई है। नेक्स्ट, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। हैमिल्टन्स का इक्वेशन मोशन का डिराइव नहीं करना है, नो डेरिवेशन। इसने भी लिख दिया कि आपको क्या करना है, डेरिवेशन नहीं करना है, नो डेरिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट, कंपैरिजन पढ़ना होगा लैग्रैन्जियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन का। किसके बीच में, तो लैग्रैन्जियन जो कि आपके यूनिट नंबर 2 में पढ़ा, और आपने जो हैमिल्टन पढ़ा, हैमिल्टोनियन पढ़ा किसमें, यूनिट नंबर 3 में। इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों का क्या पढ़ना है, आपको कंपैरिजन पढ़ना है, समझना है कि किस तरह से जो आपका हैमिल्टोनियन है वो लैग्रैन्जियन फॉर्मूलेशन से डिफरेंट है, ठीक है ये बात। तो इसलिए आपका ये क्या है, कंपैरिजन आपको पढ़ना होगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स आपने यहां पे भी देखा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रैन्जियन। अब हमें क्या देखना होगा, नेक्स्ट टॉपिक जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन किससे करना है, तो लैग्रैन्जियन से आपको कंस्ट्रक्शन करना है हैमिल्टोनियन का। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जिस तरह से आपने एग्जांपल्स देखा लैग्रैन्जियन फॉर्मूलेशन में, उसी तरह से आप हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन पे भी सिंपल एग्जांपल्स करोगे। आज ये बात समझ में, ये आपकी बात हो गई किसकी, यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड। बढ़ जाते हैं यूनिट नंबर 4 पे। देखो यूनिट नंबर 4 क्या है, आपकी सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, इसमें क्या करना है, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज विथ प्रूफ। लिखा हुआ है कि आपको विथ प्रूफ पढ़ना है इसको, ठीक है, विथ प्रूफ। तो देखो जैसे ही यहां लिखा ना प्रूफ, ये मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। 5 मार्क्स में या फिर लॉन्ग में कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके साथ कुछ और भी इंक्लूड कर देगा और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये दे देगा, ठीक है। तो जहां पर ये प्रूफ लिखा हो ना, उससे थोड़ा सा वो रहना कि हाँ ये क्वेश्चन हमें मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपने मैथ्स में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्स है उससे रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन और उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट लिखेंगे। नेक्स्ट हमें पता करना होगा कि बाउंड एंड अनबाउंड ऑर्बिट्स क्या होते हैं, स्टेबल एंड नॉन स्टेबल ऑर्बिट्स, क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्बिट्स क्या होते हैं,
ठीक है, ये सारी ही चीजें हम जब ये करेंगे ना, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, तब हमें समझ में आएंगी। ठीक है, ये बातें किससे रिलेटेड हो रही हैं? तो आपकी सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड हो रही हैं। फिर आप बर्टन थ्योरम्स पढ़ोगे। ठीक है, फिर मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, किस तरह से हमारा जो मोशन है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के अंडर हो रहा है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर कैपलर्स लॉ, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको क्या देखना है? उसका डेरिवेशन देखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी से बता रही हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ कैपलर्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से सुनना, इससे क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। लैप्लास रंगे-लेंज वेक्टर या फिर रंगे-लेंज वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इससे हमें पढ़ना है उसके, ये लैप्लास रंगे-लेंज वेक्टर और उसके एप्लीकेशन को पढ़ना है। ठीक, तो आपकी क्या होगी? ये 4 यूनिट कंप्लीट होगी। मींस जैसे ही ये 4 यूनिट आपकी कंप्लीट होगी, आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पार्ट है, यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, इसको भी देख लेते हैं। पार्ट बी की बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट बी, देखो हेडिंग में दिया हुआ है पार्ट बी। इसके अंदर आपको कितने यूनिट्स पढ़ने होंगे? तो 4 यूनिट्स कवर करने हैं। ठीक है, चारों यूनिट्स के नाम एक बार फटाक से देख लेते हैं। तो पहली जो आपकी यूनिट है वो माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। ठीक है, माइक्रो और माइक्रो वर्ड से आप क्या है, भली भांति परिचित है। ठीक है, कब हम मैक्रो यूज करते हैं, कब माइक्रो यूज करते हैं? ऑब्वियसली जब भी हम टाइनी चीजों की बात करते हैं तब हम माइक्रो का वर्ड यूज करते हैं, और जब हम लार्ज बॉडीज की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? मैक्रो शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो पता है कि माइक्रो है कि मैक्रो पार्टिकल्स किस पे डील की जाती है? ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है वो मैक्रो, जो भी मैक्रो पार्टिकल्स है उन पे हम लगाते हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स पे यूज करते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हो चुकी थी, अब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, और इसी में हम क्या करेंगे? पहला जो चैप्टर है मैक्रो और माइक्रो स्टेट, इसके बारे में बातें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंसेम्बल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंसेम्बल, क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, थर्ड यूनिट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, और फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, ये आपकी फोर्थ है कि जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसका एप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट की बात करें, फर्स्ट यूनिट में बेसिकली पढ़ना क्या है? तो जैसा कि नाम है माइक्रोस्टेट, और माइक्रोस्टेट के बारे में सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि ये दोनों जो आपका चैप्टर का ही नाम है वो क्या है, किस लिए यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, ये बातें आपको समझनी है। फिर नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, कितनी माइक्रो स्टेट एक्सेसिबल होंगी, इसके बारे में, इसका कैलकुलेशन मैं करना आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट, पोस्टुलेट्स ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रायोरिटी। ठीक है, ये एक पोस्टुलेट है, इसको भी हम लिखेंगे, समझेंगे क्या है, कैसा है। फिर फेज स्पेस, फेज ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है फेज स्पेस में, ये बातें होंगी। क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस एंड नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट फॉर फ्री पार्टिकल इन 1D। ठीक है, 1D में कितने माइक्रोस्टेट एक्सेसिबल होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। फ्री पार्टिकल इन 3D एंड इन हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 1D। तो ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं, अगर ये हम कवर कर लेते हैं, मींस आपका जो यूनिट नंबर 1 है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? यूनिट नंबर 2 की मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंसेम्बल लिखा हुआ है। एंसेम्बल में सबसे पहले जो मैं आपको समझाना शुरू करूंगी वो ये होगा कि माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। इसमें आता क्या है मैम? तो इसका डिफरेंस लिखने के लिए आता है कि आप माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल में कंपैरिजन कीजिए कि माइक्रो कैनोनिकल क्या है, ग्रैंड कैनोनिकल क्या है, इस तरह से करके कंपैरिजन करने को आता है। उसके आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम टाइम एवरेज का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंसेम्बल,
एंसेम्बल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यही मैं बताऊंगी मैं कि एंसेम्बल का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर पोस्टुलेट्स ऑफ एंसेम्बल एवरेज, ठीक है, पोस्टुलेट्स जो भी एंसेम्बल एवरेज के आपके पोस्टुलेट्स है उसको, और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका लेवलिस थ्योरम, ठीक है, प्रूफ इंक्लूडेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी से लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। लेवलिस थ्योरम मतलब जो इसके आने की प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो लेवलिस थ्योरम तो आपको एकदम बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करके जाना। फिर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, पोस्टुलेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने होंगे अंडर द यूनिट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंसेम्बल। आई बात समझ में, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है एक तरह से, ये भी इंपॉर्टेंट है, पोस्टुलेट जो है ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट में आता है, ठीक है। तो ये भले बहुत छोटी सी यूनिट आपको देखने के लिए लग रही है बट है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट का रोल ये प्ले कर रही है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमें क्या पढ़ना होगा, ठीक है, देखो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, ठीक है, ऊपर भी तुम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोस-आइंस्टीन एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये हमें क्या करना होगा, तो ये सब का सारा हमें पूरा डेराइव करके और कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। वो पूछता है कि बोस-आइंस्टीन में प्रोबेबिलिटी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो आपको वो पूरा डेरिवेशन करके आना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो कंपैरिजन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिर से फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको लिख के दे रहा है कि इस बार आपको क्या पढ़ना है, जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है। फिर कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसमें आएगा आपका बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन, प्रूफ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूफ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम, इसको भी इसी के नीचे इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। एंड रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, इसको भी लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस 100%, ठीक है। और जब आएगा लॉन्ग में आएगा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन कहाँ, तो बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, ठीक है। ये भी आपका क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे, यूनिट नंबर 4। मीन्स आपके जो स्टैटिस्टिकल का पार्ट था उसके हम 4th यूनिट पे आ गए हैं और बातें करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। बोस-आइंस्टीन का नाम आपने एक बार यहाँ पे सुना था, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे पहले वहां, देन यहाँ आएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, किस तरह से फोटॉन्स इन अ ब्लैक बॉडी कैविटी एंड डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ब्लैक बॉडी कहाँ सुना था, तो जब हम लोग पिछले सेमेस्टर में जब क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां पर जब आप सबसे पहला टॉपिक जो पढ़े थे वो क्या था, आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन था ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो वहीं से कुछ कनेक्शन है यहाँ का, ठीक है, फोटॉन्स इन अ ब्लैक बॉडी कैविटी, जिस तरह से मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ पार्ट हम उसका ही एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर से अपने ब्लैक बॉडी कैविटी को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एप्लीकेशन ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। और किसका एप्लीकेशन देखना है आपको, तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये भी आप यहां पर पहली बार देखोगे, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को पढ़ोगे और उसके बाद उसका एप्लीकेशन हम अपने 4th यूनिट में देखने वाले हैं, ठीक है। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, मेटल्स में, उसके बारे में डिस्कशन होगा। डेफिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी की क्या आपकी डेफिनेशन होती है इसके बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्मी गैस एट एब्सोल्यूट जीरो, और कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑब्वियसली जैसे ही आप ये सब पढ़ लोगे ना
तो आपको जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स का भी पढ़े, ठीक है, तो वहां पर भी ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। डेंसिटी ऑफ स्टेट वहां पे भी हर लेवल पे आपको कैलकुलेट कराया जाएगा। तो सोच सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट ये भी होने वाली है, ठीक है। आपकी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है और जो एप्लीकेशन है बोस आइंस्टीन का, कहां पर, तो फोटॉन्स जो ब्लैक बॉडी कैविटी में होते हैं उस टाइम, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगी, ठीक है, ये यूनिट आपकी, ठीक। तो मींस आपका ये 4 यूनिट जो था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट बी, ये चारों यूनिट के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि कौन से यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपका नो डेरिवेशन लिखा है वहां पर तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, लेकिन जितना जहां पर भी डेरिवेशन लिखा है वो पक्का है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बुक्स की। तो बुक्स आपके इस सिलेबस में मेंशन की गई है, तो आप उसमें से कोई भी बुक फॉलो करो, ठीक है, चाहे वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए हो चाहे वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए हो, ठीक है। बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हो और कोई भी डाउट अगर आता है तो बिल्कुल आप पूछ भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब भी लाइव क्लास होगी तो आप उसमें अपने डाउट्स को पूछ सकते हो कि इस बुक का ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हम कैसे पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो हमारा जो लेक्चर होगा उसके साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको किसी बुक से कुछ नहीं उठाना है, मैं सारी बुक्स का ही जो कंटेंट है, जो आपके लिए सही कंटेंट है वो लेकर आऊंगी, ठीक है, उसी का नोट्स बनेगा और उसी को हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारा जो बैच है सारथी बैच, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसमें जो ये सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, आपकी फैकल्टी मेंबर्स जो है वो आपके सामने है बिल्कुल, और इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 799 है। और यहाँ पर ही मैं जो आपके लेक्चर्स हैं वो इसी बैच के अंडर आने वाले हैं, ठीक है, इसी बैच में आने वाले हैं। तो बिल्कुल इसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर है ना वो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए आपको मैं सजेशन दूंगी कि बिल्कुल ये बैच में एनरोल कीजिए। सबसे पहला काम जो है वो एनरोलमेंट कीजिए अपना, और इस बैच को लेकर बहुत ही अच्छे से हार्डवर्क, कंसिस्टेंट होके एकदम हार्डवर्क करने में लग जाइए, तभी आपके जो नंबर हैं, जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस जो कि 5th सेमेस्टर में हमें पढ़ना है। सारी ही चीज़ें मैंने आपको इलैबोरेटेड फॉर्म में बता दी, ठीक है। मिलते हैं अब क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।